हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं एजुकेशन कैंपस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं पुनः आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ आ चुका हूं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी को हिंदी में कहते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार हम लोग डिवीज़न ऑफ ग्रामर पढ़ चुके हैं। डिवीज़न ऑफ ग्रामर का जो पहला काइंड है उसका नाम है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी को हिंदी में कहते हैं वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या होता है देखते हैं उसके बारे में। इट इज़ द सिस्टम ऑफ स्पेलिंग इन अ लैंग्वेज। यह भाषा की वर्तनी व्यवस्था है। जो ऑर्थोग्राफी है वह भाषा की वर्तनी व्यवस्था है। अब हम लोग को जानना है कि भाषा की वर्तनी व्यवस्था कैसे बनती है, उसके लिए हमको किसकी ज़रूरत होती है, किस छोटे यूनिट की आवश्यकता होती है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसमें है आपको लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज को हिंदी में बोलेंगे अंग्रेजी भाषा के अक्षर या वर्ण। अक्षर या वर्ण दोनों सेम ही होते हैं, दो नाम सिर्फ अलग अलग हैं, जिसका इंग्लिश होता है लेटर्स। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज with the help of which we write an English word known as letters। जी हाँ दोस्तों, हिंदी में देखते हैं। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसकी मदद से हम कोई अंग्रेजी का शब्द लिखते हैं। अगर हमें कोई अंग्रेजी का वर्ड शब्द लिखना रहता है तो उसमें हम लेटर का यूज करके कोई वर्ड बनाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम इस ऑर्थोग्राफी को ले सकते हैं। इस ऑर्थोग्राफी में हम लोग देख रहे हैं क्लियरली ORTHOGRAPHY, ये जितने मैंने अभी प्रोनाउंस किया है, जो स्पेल किया है, ये सारे के सारे लेटर्स हैं और इसी लेटर का हेल्प लेके हम लोग इस ऑर्थोग्राफी को लिखा है। इसी तरह से जितने सारे वर्ड है वो सारे के सारे वर्ड इसी लेटर के हेल्प से बनाए जाते हैं, लिखे जाते हैं, बोले जाते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जिसके हेल्प से हम लोग कोई वर्ड लिखते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अल्फ़ाबेट्स के बारे में। वैसे सामान्य रूप से हम लोग गलती करते हैं कि लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स दोनों एक ही होते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तो देखते हैं कैसी बात है। अल्फ़ाबेट्स को हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। द सेट ऑफ लेटर्स विच अरेंज्ड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट्स। वर्णों का समूह जो सही क्रम में व्यवस्थित हो, मतलब सेट ऑफ लेटर्स, मतलब लेटर का सेट। लेटर का सेट किसको बोलेंगे? तो ए से लेकर जेड तक जो सेट है लेटर का, इसको एक साथ हम लोग बोलेंगे अल्फ़ाबेट्स। ए से लेकर जेड तक जो लेटर का सेट है वह अल्फ़ाबेट्स है। लेकिन यदि हम सिर्फ ए के बारे में बात करेंगे इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल जो ए है वह लेटर्स का एग्जाम्पल है, नो कि अल्फ़ाबेट्स का। अगर हम सिर्फ बी के बारे में बात करेंगे तो वह लेटर कहलाएगा। यदि हम सिर्फ सी के बारे में बात करेंगे तो ये भी लेटर कहलाएगा। लेकिन अगर हम पूरे सीरीज का एक साथ अगर हम चर्चा करते हैं, एक साथ इसकी बात करते हैं, तब यह ए से लेकर जेड तक जो है वह अल्फ़ाबेट्स कहलाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स, मतलब वर्ण के प्रकार। तो वर्ण के हम लोग सभी जानते हैं, वर्ण के दो प्रकार होते हैं। वोवेल लेटर्स हिंदी में स्वर वर्ण और कंसोनेंट लेटर्स हिंदी में व्यंजन वर्ण। बढ़ते हैं स्वर वर्ण की तरफ। द अल्फ़ाबेट्स विच इज़ प्रोनाउंस्ड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर्स। हिंदी में देखते हैं जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होती है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वोवेल लेटर्स या स्वर वर्ण। इसके एग्जाम्पल हैं ए, ई, आई, ओ और यू। ये पांच ही सिर्फ इसके एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इन पांचों को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो हमें किसी दूसरे अल्फ़ाबेट मतलब लेटर की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, इनको उच्चारण करने के लिए हमें अपना गला का उपयोग करना पड़ता है और इसमें किसी दूसरे लेटर का सहायता हमें नहीं लेना पड़ता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं स्वर वर्ण। बढ़ते हैं आगे व्यंजन वर्ण की तरफ। कॉन्सोनेंट लेटर्स, व्यंजन वर्ण। द अल्फ़ाबेट विच इज प्रोनाउंस्ड विद द हेल्प ऑफ वोवेल लेटर्स। हिंदी में देखते हैं जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता से होती है वह कहलाता है व्यंजन वर्ण। इसके एग्जाम्पल्स हैं बी, सी, डी, जी, एच अप टू जेड तक। इसकी टोटल नंबर कितनी होती है? 21। चूँकि टोटल जो नंबर होता है अल्फ़ाबेट का वह होता है 26। उसमें से 5 अगर हटा लेते हैं हम लोग वोवेल्स को तो टोटल बच जाते हैं इधर
21। तो हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि कॉन्सोनेंट की जो कुल संख्या है वह है 21। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सेमी वोवेल्स के बारे में। सेमी वोवेल्स दो होते हैं, W और Y। W और Y ये जो दोनों है यह कभी वोवेल की तरह काम करता है और कभी कॉन्सोनेंट की तरह काम करता है। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सेमी वोवेल। मतलब इसका दो रोल होता है, वोवेल की तरह भी होता है और कॉन्सोनेंट की तरह भी होता है। तो हम लोग जानेंगे कब इसका यूज वोवेल की तरह होता है और कब इसका यूज कॉन्सोनेंट की तरह होता है। तो इसका एग्जाम्पल है आप लोग के सामने में, एज कॉन्सोनेंट। एज कॉन्सोनेंट कब होगा, इसमें हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे वॉच, वेट, येलो, यस, या। इसमें हम लोग देख रहे हैं पहला वर्ड में जो W है यह कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है। चूंकि W का जो उच्चारण है वह W हो रहा है, अर्थात व हो रहा है। दूसरे एग्जाम्पल में वेट है, तो वेट में भी W जो है वह वो की तरह यूज हो रहा है। तो यहाँ ये इसको हम लोग बोलेंगे ये कॉन्सोनेंट है। और अगला जो एग्जाम्पल है इसमें जो येलो है, तो येलो का प्रयोग जो यहाँ जो Y है इसका जो हिंदी होगा वह य होगा, इसलिए इसको हम यहाँ बोलेंगे कॉन्सोनेंट। यस में भी वही बात है, यस में Y का यूज पहले हुआ है और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वह य की तरह हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे यह कॉन्सोनेंट की तरह काम कर रहा है। नीचे में हम लोग वोवेल्स लिए हैं। W का उच्चारण वोवेल्स की तरह कब होगा, तो देख ले इसका एग्जाम्पल है क्रॉ। क्रॉ में जो W का उच्चारण है वह व की तरह नहीं होके अ की तरह हो रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे यह W जो है वोवेल का एग्जाम्पल है। बाउलर, बाउलर में भी जो W है इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वह वो की तरह न होके यह अ की तरह हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ यह वोवेल की तरह यूज हुआ है। बीजी, बीजी में हम लोग देख रहे हैं जो Y का यूज हुआ है वह Y लास्ट में यूज हुआ है और जो इसका प्रोनाउंसिएशन है BG ई की तरह हो रहा है, नो कि Y की तरह हो रहा है। तो हम लोग इसको शॉर्ट में ऐसे समझें कि यदि W और Y का यूज किसी वर्ड के शुरू में होता है तब वह कॉन्सोनेंट होगा, और जब इसी W और Y का यूज किसी वर्ड के बीच में या लास्ट में होगा तब इसको हम लोग बोलेंगे वोवेल। तो आज का टॉपिक बस इतना ही था। मैंने आप लोगों के सामने इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि आप सभी इसको अच्छी तरह से समझे होंगे। यदि कोई डाउट रह जाए तो हमें कमेंट में अपना डाउट बतावें, मैं भरसक उसको फुलफिल करने का प्रयास करूंगा। तो संपूर्ण वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।